नमस्कार, मैं हूं मुस्कान ओझा। आप देख रहे हैं मनी 9 का ये खास शो आई ओपनर और आज हमारे 15th एपिसोड में हम बात करने वाले हैं एनपीएस की। इससे पहले भी हम बहुत सारे मेजर टॉपिक्स को कवर कर चुके हैं आई ओपनर में ही। अक्सर हम उन टॉपिक्स को कवर करते हैं जो आपके रोज़मर्रा की चीज़ों से जुड़ी हुई होती हैं, लेकिन इसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा होता है और इसको हम वाइडर पिक्चर में समझने की कोशिश करते हैं। 1 अक्टूबर से एनपीएस में काफ़ी सारे बदलाव किए गए हैं और हर किसी के मन में बहुत से अहम सवाल हैं अभी कि इससे, क्योंकि ये आपके फ्यूचर पेंशन से जुड़ी हुई चीज़ है, तो आखिर पुराने एनपीएस और अभी जो नया एनपीएस है उसमें क्या डिफरेंस है, क्या ये यूलिप की तरफ टर्न होता हुआ नज़र आ रहा है। तमाम जो सवाल हैं इसके जवाब देने के लिए, थोड़ा वाइडर पिक्चर में डिटेल में समझने के लिए हमारे साथ आज जुड़े हुए हैं संदीप ग्रोवर सर। वेलकम टू द शो सर। थैंक यू सर, ये जो पूरा एनपीएस के जो 1 तारीख से जो बदलाव है जो मैंने अभी बताया, क्या है पूरा वाइडर पिक्चर में, क्या ये सच में यूलिप की तरफ मुड़ता हुआ नजर आ रहा है? पहले आपको 3-4 लाइनों में समझाता हूँ कि हुआ क्या है। एनपीएस यानी कि नेशनल पेंशन सिस्टम इज एक सिंपल, एक सेफ रिटायरमेंट सिस्टम के रूप में माना जाता था, लेकिन अब ये ले रहा है यूलिप जैसा आकार, जैसे आप कह रही हैं बड़ा जटिल सा, बड़ा खतरनाक सा रूप लेता हुआ दिख रहा है जी। अब क्या हो रहा है, 100% इक्विटी, स्पेशलाइज्ड फंड्स, 15 साल में एग्जिट का विकल्प, ये कुछ नई चीज़ें हैं जो कि शामिल की जा रही हैं एमएसएफ के तहत, यानी कि मल्टीपल स्कीम्स फ्रेमवर्क के तहत, जो कि जैसे इंश्योरेंस रेगुलेटर है इरडा, ऐसी पेंशन रेगुलेटर है पीएफआरडीए, उनकी ओर से ये सारे चेंजेस को हरी झंडी दिखाई गई है। 1 अक्टूबर से लागू हो गई, जैसा आपने कहा भी। तो ये जो मेजर मोटा मोटी ये चेंजेस हुए हैं, इसी के ऊपर ज़्यादा हम फोकस करने वाले हैं कि क्या क्या चेंजेस हो गए 1 अक्टूबर से, कैसे आपका जो एनपीएस है, जो पेंशन सिस्टम है, वो कैसा रूप ले रहा है, वो हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। पहले जरा मायने समझिए, ये जो चेंजेस हुए हैं 1 अक्टूबर से लागू भी हो गए, उसके मायने क्या हैं। देखिए, पहले क्या होता था, जब एनपीएस की बात थी ना मुस्कान, तो वन साइज फिट्स ऑल कहते हैं ना, एक ही प्रोडक्ट जो कि हर किसी को सूट करता है, ऐसा एक प्रोडक्ट था एनपीएस, नेशनल पेंशन सिस्टम। लेकिन बदलाव के बाद अब जो नया रूप लिया है इसने, इसको आप मेक ओवर भी कह सकते हैं, ये एक पर्सनलाइज्ड रूप इसने ले लिया है और मार्केट लिंक्ड स्ट्रक्चर के रूप में एक प्रोडक्ट निकल के सामने आ रहा है। तो अब एक्सपर्ट्स का ऐसा मानना है, जब मैं मायने की बात कर रहा हूँ ना, मैं डिटेल्स इसके बताऊंगा आपको। एक्सपर्ट्स का ऐसा मानना है कि जो एमएसएफ है, मैं इसको एमएसएफ का टर्म ही यूज़ करता हुआ चलूँगा, अब मल्टीपल स्कीम्स फ्रेमवर्क की बजाय एमएसएफ का ये जो नया वर्जन है एनपीएस, उसको एमएसएफ के रूप में ही हम डिस्कस करेंगे। ये अगर आप एक रिटायरमेंट प्रोडक्ट के हिसाब से देखेंगे ना, तो इसके और इन्वेस्टमेंट स्कीम के बीच में जो अंतर है, यूजुअली क्या होता है कि इन्वेस्टमेंट स्कीम और आपका जो रिटायरमेंट प्रोडक्ट है उसमें काफ़ी अंतर होता है, वो क्लियर साफ दिखता था। अब जो नया रूप बन गया है ना इसका एनपीएस का, जिसे आप एमएसएफ कह रहे हैं, ये जो कि रिटायरमेंट प्रोडक्ट है और इन्वेस्टमेंट स्कीम के रूप में ज़्यादा अंतर नहीं बचेगा, ऐसा एक्सपर्ट्स का मानना है जी। तो मोटा मोटी जो पिक्चर है वो मैंने आपके सामने रखने की कोशिश की है कि क्या क्या बदलाव हुए हैं और उसके एक्सपर्ट्स क्या उसका रूपांतरण देख रहे हैं, उसके मायने क्या देख रहे हैं। डिटेल्स फिर आप जो पूछेंगे मैं आपको देने की कोशिश करता हूँ। सर, थोड़ा सा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अगर आप बता पाए, थोड़ा सा टाइमलाइन, पहले क्या चेंजेस कैसे हुआ, कैसे लॉन्च हुआ, नहीं है। तो 2004 में देखिए इसका शुभारंभ हुआ था, इसका लॉन्च किया गया था, सरकारी कर्मचारियों के लिए इसको शुरू किया गया था। तो क्रोनोलॉजिकली पहले आप समझिए कि एनपीएस है क्या, अगर आप बिल्कुल नहीं जानते हैं या आपने कभी नहीं पढ़ा तो कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं है। तो होता क्या था कि एनपीएस के तहत एक फिक्स्ड अमाउंट था पेंशन का, और एक अब क्या हुआ है कि इसको रिप्लेस किया गया है योगदान मॉडल से, यानी कि कंट्रीब्यूशन मॉडल से। जब इसको 2004 में लॉन्च किया गया था, पहले क्या होता था, सरकार एक गारंटी देती थी कि आपको फिक्स पेंशन मिलेगी, तो फिक्स पेंशन की बजाय आपको उसमें कुछ नहीं देना होता था पहले। अब जब एनपीएस लॉन्च किया गया 2004 में पहली बार सरकारी कर्मचारियों के लिए, उसके तहत एक योगदान मॉडल यानी कि कंट्रीब्यूशन मॉडल तैयार किया गया। वो उसने जो आपकी पेंशन थी, पहले जो पेंशन बनती थी, उसको रिप्लेस कर दिया। सरकार पहले क्या होता था, गारंटी देती थी, लेकिन एनपीएस के तहत आपको खुद से कंट्रीब्यूट करना था, जिसके तहत आपकी पेंशन फिर बनेगी, जो कि आपको रिटायर होने के बाद आपका जो गुजारा कैसे चलेगा उसमें मदद करेगी। तो अब एनपीएस में क्या है कि जो आपकी कंट्रीब्यूशन का अमाउंट है वो फिक्स था जी, आपकी पेंशन का अमाउंट फिक्स नहीं था। पहले क्या होता था, जो पेंशन होती थी वो फिक्स होती थी कि ये क्लास का कर्मचारी है तो उसकी इतनी पेंशन होगी, डिपेंडिंग अपॉन द सैलरी या फिर लास्ट ड्रॉन सैलरी जो होती थी, कैलकुलेशन था, पूरा फॉर्मूला था, उसके हिसाब से आपकी पेंशन बनती थी या फिर आपका जो भी अमाउंट था वो आपको मिलता था।
एनपीएस में क्या हुआ, इन्होंने ये तो तय कर दिया कि आपका कंट्रीब्यूशन कितना होगा, योगदान कितना होगा, लेकिन आपका फाइनल पेंशन क्या बनेगी ये जो स्कीम्स का रिटर्न है या फिर प्रदर्शन है उसके बेस के ऊपर निर्भर करेगा। तो एनपीएस 2004 में सरकारी कर्मचारियों के लिए लॉन्च किया गया जो कि कंट्रीब्यूशन मॉडल पे था, और उसका जो फाइनल आउटकम या फिर जो आपकी पेंशन की अमाउंट है उसमें वो इस बात पर तय करेगी कि स्कीम्स का प्रदर्शन कैसा है। 2009 में क्या हुआ, 5 साल के बाद इसको जो निजी कर्मचारी हैं आपके मेरे जैसे जो प्राइवेट सेक्टर के एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए भी इसको खोल दिया गया या फिर इसको अप्रूव कर दिया गया कि वो भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो निजी क्षेत्र के जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको रेगुलर कंट्रीब्यूशन करने की जो मंजूरी है वो 2009 में दे दी गई। अब होगा क्या, जब आप किसी भी उम्र में शुरू कीजिए, 25 साल, 30 साल, 22 साल, 60 साल की उम्र में जाके ये जो कॉर्पस बनेगा आपका, जितना भी आप योगदान करते चलेंगे उसमें से 60% आप विड्रॉ कर सकते हैं, वो टैक्स फ्री है, उसमें कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं है। बाकी जो 40% होगा जो अमाउंट बचेगा, से फॉर एग्जांपल आपने 1 लाख रुपए जोड़ लिया, मैं केवल एक उदाहरण के लिए समझाने के लिए आपको बोल रहा हूँ, उसमें से 60,000 आप विड्रॉ कर सकते हैं। जो बाकी बचा हुआ 40,000 होगा वो 60,000 पे कोई टैक्स नहीं लगेगा, वो आप अपने रिटायरमेंट के हिसाब से अपनी ज़रूरतों के हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं। जो बाकी 40% है उसको एन्युटी के रूप में निवेश किया जाएगा अलग अलग प्रोडक्ट्स में, और उसके ऊपर जो अमाउंट आएगा, रिटर्न आएगा, वो आपकी पेंशन होगी और उसके ऊपर टैक्स भी लगेगा आपकी टैक्स स्लैब के हिसाब से। तो 60% पैसा आपका टैक्स फ्री है जो आपने कंट्रीब्यूशन दिया 60 साल की उम्र जब आपकी हो जाएगी, जो कि रिटायरमेंट एज इंडिया में मानी जाती है। बाकी जो 40% है उसको इन्वेस्ट कर दिया जाएगा एन्युटी में, उसके रिटर्न के बेसिस पर आपकी पेंशन तय होगी और स्लैब के हिसाब से टैक्स लगेगा। ये हो गया इसका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। अब आप आज की बात आ जाए जो 1 अक्टूबर से बदलाव हुए हैं वो आप पूछिए। सर वहाँ पे मैं पहुँचूंगी, मैं चाहती हूँ कि आप थोड़ा सा डिटेल में एक्सप्लेन कर सकते हैं कि कहाँ कहाँ आपने निवेश की बात करी है, कि कहाँ कहाँ निवेश होता है, तो आप थोड़ा सा उसमें अगर थोड़ा सा। हाँ, ये जो एन्युटी की बात है ना, उसमें निवेश के 3-4 ऑप्शंस हैं जो कि अलाउ किए जाते हैं। पहली बात तो इक्विटी, शेयर बाजार, ठीक है, उसमें भी 2 ऑप्शंस हैं आपके पास। एक तो रेगुलर जो सिस्टम बना रखा था वो, दूसरा एक रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से, आपकी उम्र के हिसाब से एक ऑटोमेटिक चॉइस होती है। जो सीजन्ड इन्वेस्टर्स होते हैं जो थोड़ा बहुत खेल सकते हैं या फिर चॉइसेस कर सकते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी के, हाँ, मतलब उनको समझ है इस चीज़ की, वो अपना चुनाव कर सकते हैं या फिर अपने रिटर्न को मैक्सिमाइज करने के लिए। तो उनके लिए ऑप्शन ये है कि वो इक्विटी में जो टोटल इन्वेस्टमेंट होना है, जो 40% रकम बची, यानी कि 40,000 रुपये का 75% तक, यानी कि 30,000 रुपये वो इक्विटी में लगाने का विकल्प चुन सकते हैं। तो पहला ऑप्शन आ गया इक्विटी। दूसरा आपके पास ऑप्शन है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, जो कि डेट का रूप है। तीसरा कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, और चौथा है ऑल्टरनेट एसेट्स। ऑल्टरनेट एसेट्स की जहाँ तक बात है तो उसमें रीट्स आ जाते हैं, उसमें इनविट्स आ जाते हैं, उसमें AIFs आ जाते हैं। तो ये जो सीजन्ड इन्वेस्टर्स हैं जो 75% तक इक्विटी में लगा सकते हैं, इन विकल्पों में ऑल्टरनेट एसेट्स में वो 5% तक लगा सकते हैं। यानी कि या तो आप इस चीज़ के ऊपर पूरा छोड़ दीजिए दारमदार कि आपके जो एज है और आपका जो रिस्क प्रोफाइल है उसके हिसाब से, जो ऑटोमेटिक चॉइस है उसके हिसाब से आपका पैसा इन्वेस्ट हो जाएगा। अगर आप सीजन इन्वेस्टर हैं, कुछ चॉइसेस करना चाहते हैं, तो फिर आपके लिए इक्विटी का कंट्रीब्यूशन कितना हो सकता है और उसके साथ साथ ऑल्टरनेट एसेट्स में कितना पैसा जा सकता है, उसकी सीमा एक तय की गई है। तो ये 4 विकल्प हैं जिसमें आपकी एन्युटी का पैसा या फिर जो बाकी 40% रकम है वो इन्वेस्ट होती हुई नजर आएगी। अब आ जाइए MSF पे, यानी कि NPS में क्या होता था वो मैंने आपको बता दिया। अब जाहिर सी बात है हर किसी के मन में सवाल होगा फिर बदलाव क्या हुआ, जो 1 अक्टूबर से क्या हो जाएगा। 1 अक्टूबर से क्या हुआ है कि जो PF मैनेजर, जैसे म्यूचुअल फंड मैनेजर्स होते हैं ना, फंड मैनेजर्स होते हैं, उसी तरह से पेंशन फंड मैनेजर्स होते हैं। पेंशन फंड मैनेजर्स के पास ना 1 अक्टूबर से क्या हुआ है, बहुत ज़्यादा आ गई है फ्लेक्सिबिलिटी। वो अपनी चॉइसेस खुद बना सकते हैं, खुद स्कीम्स भी लॉन्च कर सकते हैं। पहले क्या होता था कि एक एसेट क्लास के लिए एक कॉमन स्कीम होती थी जो कि ऑफर की जा सकती थी पेंशन फंड मैनेजर्स की ओर से। अब इसको बदल दिया गया है, अब उनके पास चॉइसेस है, वो अपने डिज़ाइन भी कर सकते हैं अपने हिसाब से। जो एलोकेशन है, मतलब किस एसेट क्लास में कितना पैसा लगाना है, डिज़ाइन भी कर सकते हैं, उसको मैनेज भी कर सकते हैं खुद से। तो पहले एक परफॉर्मा सेट था, 2 ही तरीके थे, 4 एसेट क्लासेस में आपको पैसा लगाना था, इतना पैसा ही आप लगा सकते हैं। उसके बजाय अब क्या हो गया है, जब आप MSF के जरिए आएंगे तो PF मैनेजर्स के पास बहुत सारा फ्लेक्सिबिलिटी, बहुत सारे ऑप्शंस हैं, वो खुद से उसको डिज़ाइन भी कर सकते हैं, उसको मैनेज भी कर सकते हैं, और चाहें तो वो इक्विटी, डेट, ऑल्टरनेट एसेट्स में अपनी मर्जी से एलोकेशन कर सकते हैं। तो फ्लेक्सिबिलिटी इसी बात की है कि वो स्कीम्स भी लॉन्च कर सकते हैं अलग अलग, और एलोकेशन को भी ट्वीक कर सकते हैं अपने हिसाब से।
जिस एसेट क्लास में उनको लगता है कि ज़्यादा अट्रैक्टिवनेस है फिलहाल के लिए, ज़्यादा पैसा बन सकता है, ज़्यादा रिटर्न आ सकता है, उस एसेट क्लास में वो ज़्यादा पैसा लगा सकते हैं। तो निवेशकों के पास चुनने के लिए कई सारे जो प्रोडक्ट्स हैं उसके विकल्प उनके पास आते हुए नज़र आएंगे। तो अब फ्लेक्सिबिलिटी आई है, तो लोगों के पास या फिर निवेशकों के पास या फिर जो पेंशन धारक हैं उनके पास ऑप्शंस बहुत सारे आ जाएंगे। तो जो नया रूप आया है 1 अक्टूबर से, जो चेंजेस हुए हैं उसमें पेंशन फंड मैनेजर्स के पास बहुत सारे विकल्प आ गए हैं, फ्लेक्सिबिलिटी आ गई है। वही ऑप्शंस जो हैं वो लोगों के पास पहुंच जाएंगे, पेंशन धारकों के पास पहुंच जाएंगे, उसको वो चूज़ करके अपना डिसीजन ले सकते हैं। और बहुत सारा मतलब उनके पास अब विकल्प खुल गए हैं, पहले इतने ज़्यादा नहीं थे, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि एक एसेट क्लास के लिए एक कॉमन स्कीम ही पीएफ मैनेजर्स चूज़ कर सकते थे या फिर ऑफर कर सकते थे। अब जब ज़्यादा स्कीम्स होंगी, ज़्यादा चीज़ें वो लॉन्च कर पाएंगे, तो लोगों के पास भी विकल्प ज़्यादा होंगे। तो एमएसएफ में एक चीज़ अच्छी ये हुई है कि लोगों के पास विकल्प बहुत ज़्यादा बन जाएंगे, ऑप्शंस बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन अभी आपने ये तो बता दिया कि ठीक है कहाँ कहाँ पे वो कैसे कैसे चुन सकते हैं, क्या क्या ऑप्शंस हैं उनके पास, मल्टीपल ऑप्शंस आपने बताया कि हैं, पहले एक ही ऑप्शन हुआ करता था। कर कौन सकता है इन्वेस्ट, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि वहाँ पे लोग वही पूछने वाले हैं जो ऑडियंस हमारी देख रही है। देखिए, सबसे कॉमन क्वेश्चन है ये। सरकारी कर्मचारी नहीं चुन सकते हैं, स्पेशली वो जो कि ऑफिशियल चैनल्स के थ्रू एनपीएस में अपना योगदान दे रहे हैं। तो फिर आपका सवाल होगा फिर किया किसके लिए गया है जी। सरकारी कर्मचारी भी कर सकते हैं, लेकिन उनको एक नया अकाउंट खुलवाना होगा, ठीक है। तो उनको करना क्या होगा, उनका खुद का एक जो निजी अकाउंट है वो खोलना होगा, नए सिरे से निवेश करना होगा। जो एनपीएस में चल रहा है 1 अक्टूबर से पहले जो हुआ है वो हो गया, ठीक है। ना ही वो उसको एनपीएस को एमएसएफ में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है, और ना ही उनके पास विकल्प है कि उसी में वो एमएसएफ का ऑप्शन चूज कर लें। उनको नया अकाउंट खुलवाना होगा, एनपीएस अलग चलता रहेगा, एमएसएफ वाला नया खोल के उनको नए सिरे से अपना इन्वेस्टमेंट करना होगा। लेकिन हाँ, एक कैच इसमें ये ज़रूर है, एमएसएफ वाला जो इन्वेस्टमेंट होगा, जो कि वो 1 अक्टूबर से नई स्कीम्स के तहत, नए बदलावों के तहत, नए नियमों के तहत करेंगे, उसको वापस वो एनपीएस में लेके जा सकते हैं। एनपीएस वाला पैसा एमएसएफ में नहीं आएगा। एमएसएफ वाला जो पैसा है, जिसे हम कॉमन स्कीम भी कहते हैं, वो वाला पैसा वो जरूर वापस लेके जा सकते हैं एमएसएफ में। तो उसको, उसमें भी कोई टैक्स इम्प्लीकेशन नहीं होगा, यानी कि उनको कोई टैक्स की देनदारी नहीं होगी। तो एमएसएफ वाला, नए नियमों वाला, नई स्कीम्स वाला जो पैसा है वो मूव हो सकता है, बैकवर्ड जा सकता है पीछे। लेकिन एनपीएस वाला पैसा अगर आप बोलें कि मैं नई स्कीम्स के तहत, नए रूल्स के तहत लेके आ जाऊँ, सरकारी कर्मचारियों की बात कर रहा हूँ, वो ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। तो हर सिक्के के तो दो पहलू होते ही हैं, प्रोज कॉन्स दोनों ही होते हैं। प्रोज बता दिए आपने, कॉन्स बताइए। अब मैं आपको अंतर बताता हूँ दोनों के, मतलब उससे आपको कहानी क्लियर हो जाएगी। आपका जो सवाल है ना, इस तरह से मैं एड्रेस कर देता हूँ कि अब बेसिकली कहानी वहाँ तक पहुँच रही है कि एनपीएस बेहतर या एमएसएफ, जी, ठीक है। अब देखिए, कॉमन स्कीम या फिर एनपीएस की हम बात करें, कॉमन स्कीम मतलब हर एसेट क्लास के लिए एक ही स्कीम होती थी, तो जो भी आएगा उसको वन साइज फिट्स ऑल, जी, आप किसी भी साइज के हैं, एक कपड़ा है वही पहनना है आपको, तो वही स्कीम आपके लिए है, आपको वही स्कीम चूज करनी है। चूज क्या करनी है, ऑप्शन ही नहीं है आपके पास। तो एनपीएस या फिर कॉमन स्कीम की अगर आप बात करते हैं ना, तो आपके पास जो निकासी का ऑप्शन था, जैसे मैंने आपको कहा, वो 60 साल की उम्र पर था। आप इररिस्पेक्टिव ऑफ द एज व्हेन यू स्टार्ट, जिस भी एज से स्टार्ट करें, 22, 20, 25, 30, 45, आप उसको 60 साल की उम्र पे ही विड्रॉ कर पाएंगे, यानी कि निकासी उसमें से कर पाएंगे। तो 60 साल के आप होंगे तो आप पैसा निकाल पाएंगे। लेकिन एमएसएफ के केस में, जैसे मैंने आपको कहा, 15 साल का पीरियड है, जिसके बाद आपको एक विकल्प मिलेगा कि आप चाहें तो ऑप्ट आउट कर सकते हैं, निकल सकते हैं आप। यानी कि मतलब ये ऑफिशियली कंफर्म नहीं है, ऐसा पीएफआरडीए की ओर से ऑफिशियली नहीं बोला गया है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपने 30 साल की उम्र में शुरू किया योगदान देना, तो आप 45 की एज पे पैसा बाहर निकाल सकते हैं। ये पेंशन का पैसा है, जो कि आइडली, मतलब अभी तक जो सिस्टम है हमारे देश में, क्योंकि रिटायरमेंट एज 60 है और एनपीएस भी 60 की उम्र में ही बोलता है, जैसे मैंने आपको बताया, तो उस हिसाब से देखा जाए तो 45 साल की उम्र में आप रिटायरमेंट का पैसा निकाल सकते हैं। इसके हिसाब से, एमएसएफ के हिसाब से, ऑफिशियली पीएफआरडीए इस चीज़ को नहीं बोलता है, लेकिन हाँ, जो नए नियम है वो ये कह रहे हैं कि आप 15 साल के लिए पैसा लगाएं और उसको बाद में फिर निकाल सकते हैं। अब जहाँ तक विड्रॉल की बात है, कितना पैसा निकाल सकते हैं, 60% पैसा आप निकाल सकते हैं, ठीक है। बाकी जो 40% है वो एन्युटी में निवेश किया जाएगा। वही सेम रूल्स आपको एमएसएफ के लिए भी अप्लाई होंगे। 60% पैसा आप टैक्स फ्री निकाल सकते हैं और 40% पैसा फिर आपका एन्युटी में इन्वेस्ट होगा, जिससे आपकी पेंशन बनेगी। सबसे बड़ा अंतर क्या है, या
डिफरेंशिएटिंग फैक्टर कहाँ पे आएगा, वो है फीस। अब जो आपके लिए पैसा मैनेज करेगा या आपकी एन्युटी में इन्वेस्ट करेगा, वो पैसा तो लेगा। म्यूचुअल फंड मैनेजर्स भी आपसे पैसा चार्ज करते हैं, एक फीस है उसकी, मैनेजमेंट फीस है उसकी, और भी बहुत सारे खर्चे हैं। अब फीस में आपको अंतर समझ आएगा सबसे बड़ा। जो आपकी कॉमन स्कीम या तो फिर एनपीएस है, उसमें आपको 0.03 to 0.09% ये आपकी चार्जेस बनते हैं। अब सामने उसके बाजू में आप देखेंगे तो आपको एमएसएफ का चार्ज नजर आएगा, जो शायद आपकी आई पॉपिंग होगा, वो है 0.3%। 0.03, 0.09 ये एनपीएस का है, 0.3%, जीरो नहीं है बीच में। तो एक जीरो जब आप डेसिमल के पहले खत्म कर देंगे ना, दैट मीन्स द चार्जेस आर 10 टाइम्स। तो 0.03 वाला 0.3% हो गया। ये सबसे बड़ा फैक्टर है, सबसे बड़ा डिफरेंशिएटिंग पॉइंट है, जिससे आपको पता चलेगा एनपीएस बेटर है या फिर एमएसएफ। फिर भी आपकी जानकारी के लिए सरल करके बता देता हूँ कि एमएसएफ के नुकसान क्या हैं। प्रोज तो आपने जान लिए, फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगी, स्कीम्स मिलेंगी ज़्यादा, आपको इन्वेस्टमेंट के ऑप्शंस मिलेंगे, 15 साल वाला विकल्प भी आपको मिल गया। लेकिन नुकसान क्या है? देखिए नुकसान क्या है, ज़्यादा स्कीमें हैं, बहुत सारे विकल्प हैं, तो फिर फैसला लेना भी उतना ही मुश्किल हो जाएगा, कंफ्यूजिंग हो सकता है जी। तो जो कंफ्यूजन आपको साथ में आता है ना एडेड, वो आपके लिए दिक्कत की बात है। ये एमएसएफ के नुकसान है, यानी कि जो नए नियम लागू हुए हैं मल्टीपल स्कीम्स फ्रेमवर्क के तहत। दूसरा, यूलिप जैसा जो स्ट्रक्चर बड़ा जटिल, जो कि नहीं समझ में आया किसी के भी, वैसा सा बनने की तैयारी में है एमएसएफ, ऐसा एक्सपर्ट्स का मानना है, क्योंकि बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो आपके पास यूलिप जैसी जो कहानी है ना, वैसा कुछ आपके सामने वो स्थिति बनती हुई नजर आ सकती है, ऐसा एक्सपर्ट्स मान के चल रहे हैं। फिर दूसरी बात, जैसे मैंने आपको पहले भी हाईलाइट किया, 15 साल का जब आपको 15 साल के बाद एग्जिट का ऑप्शन जब मिलेगा ना, तो एज अ रिटायरमेंट प्रोडक्ट जब आप देखते हैं ना, तो 15 साल के बाद आपको एग्जिट करने का ऑप्शन मिलता है ना, एक गलत सिग्नल देता है जी। एक हर चीज़ की एक मर्यादा होती है, कहते हैं ना, एक रिश्ते की भी, एक ओहदे की भी एक डिग्निटी होती है। ऐसे जब आप व्हेन यू टॉक अबाउट रिटायरमेंट, जब आप रिटायरमेंट की बात करते हैं ना, और 45 साल की एज पे आप पैसा निकाल लेंगे, कहाँ फीलिंग आएगी आपको 45 साल की उम्र में कि रिटायरमेंट वाला पैसा है? तो जो आपकी ज़रूरतें 60 साल की उम्र में जाके होंगी, वो 45 में ज़रूरतें होंगी कुछ जी। तो उस हिसाब से एक्सपर्ट्स का ऐसा मानना है कि ये जो 15 साल का एग्जिट का ऑप्शन है, मान लो किसी ने 25 साल में शुरू कर लिया तो 40 में निकल जाएगा पैसा। तो जो सिग्नल जा रहा है ना, ये एज अ रिटायरमेंट प्रोडक्ट एमएसएफ का, वो ठीक नहीं जा रहा। ठीक है। फिर एनपीएस की तरह एमएसएफ का कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं, अभी 1 अक्टूबर से तो शुरू ही हुआ है, नई स्कीम्स लॉन्च हुई। तो आप अगर पिछला ट्रैक रिकॉर्ड देखकर उसको इमिटेट करने की या फिर उसके बेसिस पर फैसला लेने की कोशिश करेंगे, तो वो आपके सामने है ही नहीं। तो एक ये दिक्कत हो गई। और पांचवी बात, जैसे मैंने आपको हाईलाइट भी किया, नंबर्स दिखाए भी, एनपीएस के मुकाबले जो फीस है वो बहुत ज़्यादा है। तो एमएसएफ के नुकसान 4-5 हैं। तो फ्लेक्सिबिलिटी आपको मिल रही है, ऑप्शंस मिल रहे हैं, बट दैट इज कमिंग एट अ प्राइस जी। तो काफ़ी मुझे लगता है क्लैरिटी मिल चुकी है कि क्या आप, अब ये देखिए आपके ऊपर है कि आप कौन सा क्या चूज़ करना चाहते हैं। 1 अक्टूबर से जो नए नियम आए हैं, जो नए बदलाव हुए हैं, वो हमने बताने की पूरी कोशिश करी है। 1-2 लाइन में अगर समाप्त कर दूं आपके लिए जी, तो आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिल रही है, आपको इक्विटी में एक्सपोजर मिल रहा है, जो कि लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जी। बाजार में पैसा बनता है लंबी अवधि में, ये साबित किया है इन्वेस्टर्स ने भी, म्यूचुअल फंड निवेशकों ने भी, और म्यूचुअल फंड मैनेजर्स ने भी, स्कीम्स ने भी। लेकिन व्हेन यू नीड फ्लेक्सिबिलिटी, व्हेन यू वांट हाई रिटर्न्स लॉन्गर टर्म में, इक्विटी वाला जो आपको एक हाई ग्रोथ वाला ऑप्शन मिल रहा है, उसके साथ साथ आपको अपना जो एसेट एलोकेशन है और उसके साथ साथ जो आपके रिटायरमेंट के गोल्स हैं, उसको ज़रूर ध्यान में रखना है, उसको आपको लगातार रिव्यू करते रहना है। तो ये 2 चीज़ों को ध्यान में रख के अगर आप एमएसएफ में पैसा लगाएं, तो ये शायद आपके लिए ज़्यादा बेटर हो। फीस भी फीस तो है ही, ऑब्वियसली वो तो फैक्टर है ही है जी। तो वो तो आपको देखना ही है। लेकिन अपने रिटायरमेंट के गोल्स, अपने एसेट एलोकेशन, इसको ज़रूर ध्यान में रखिए, तो ही ये फ्लेक्सिबिलिटी, तो ही ये इक्विटी वाला जो लॉन्ग टर्म ग्रोथ वाला जो प्रॉस्पेक्ट है,
वो शायद आपके लिए कारगर साबित हो सकता है, क्योंकि आपके पास कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है। ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है, एग्जैक्टली। तो मतलब क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, आप किस हिसाब से चूज़ कर सकते हैं, कैसे कैसे कौन कौन से इसमें नियम बदलाव हुए हैं 1 अक्टूबर से, कहाँ पे कौन लोग निवेश कर सकते हैं, सरकारी कर्मचारी जो हैं अगर वो निवेश कर सकते हैं तो उनको नया अकाउंट चाहिए होगा, बहुत ऐसे एस्पेक्ट्स हैं जिनको हमने कवर करने की यहाँ पे कोशिश की है। एनपीएस और एमएसएफ में डिफरेंट कहाँ पे आता है, डिफरेंस कहाँ पे क्रिएट होता है, और इसके बाद जो कुछ नुकसान हमने लास्ट में बताया कि ये इसके कौन से हैं। अब इसके बाद अब आपके ऊपर डिपेंड करता है, जैसा कि सर ने बताया कि ये जो 2 एस्पेक्ट्स हैं, यानी कि आप कहाँ पे आपका जो एलोकेशन है एसेट्स का वो ध्यान में रखते हुए, हर एक चीज़ हर एस्पेक्ट को ध्यान में रखते हुए आप उस हिसाब से इन्वेस्ट कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे इसके बाद से 16th एपिसोड में आई ओपनर के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद।